नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी मोडिया लाइव। सिटी मोडिया लाइव की खास प्रस्तुति वास्तु प्लस में आपका स्वागत है। अभी तक के प्रस्तुति में हमने वास्तु के विशेष महत्वपूर्ण पहलुओं पे ध्यान दिया। आज हम इसी कड़ी में आगे बात करने जा रहे हैं वास्तु में प्रकृति का क्या महत्व है, वह कैसे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है और वास्तु में इसका क्या महत्व है, कैसे यह कार्य करती है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट चंद्रकला जी। इनसे हम जानेंगे कि वास्तु में प्रकृति का क्या महत्व है, कैसे कार्य करती है, और इन सब पहलुओं पे बात करने के लिए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु प्लस में। तो धन्यवाद चंदन जी। और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रकृति, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यह प्रकृति है क्या जी, और कैसे कार्य करती है। जी हाँ, धन्यवाद चंदन जी। आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो घर के काफ़ी हद तक कलह क्लेश दूर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति क्या है? प्रकृति हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे कि अंगूठे का जो निशान है हर व्यक्ति का अलग है, इसी तरह 5 एलिमेंट से मिलकर हम लोग बने हैं और ये अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलकर हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव भी बनता है। तो ये 5 एलिमेंट जो है, 5 तत्व जो है, आकाश और पृथ्वी। तो आकाश सबके लिए बराबर है, पृथ्वी भी सबके लिए बराबर है। बाकी बचा ये 3 जो इसको हम लोग इंग्लिश में एयर, वाटर, फायर भी बोलते हैं, जो कि वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व है। इन तीनों का अलग अलग प्रोपोर्शन से मिलके हम मानव 3 प्रकार के प्रकृति बनाते हैं। तो इन तीनों का स्वभाव भी अलग होता है और कुछ गुण अलग होते हैं जिसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ शब्दों का मैं मतलब बता दूं। तो अगर ये जो 3 प्रकृति हैं, इसे जो फायर वाले हैं इसको रजस प्रकृति बोलते हैं, जो वाटर जिसमें अधिकता रहती है उसको तमस प्रकृति बोलते हैं, और जिसमें वायु की अधिकता होती है वो वायु तत्व वाले होते हैं, वो सत्व प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का थोड़ा बेसिक गुण अलग अलग होता है। तो मान लीजिए किसी का 100 में से 60% जल तत्व है, बाकी 30% वायु तत्व है और बाकी 10% अग्नि तत्व है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जल तत्व का आदमी है, मतलब तमस प्रकृति। हाँ, इसी तरह कम ज़्यादा जिसका जो रहता है उसमें जो सबसे अधिक मात्रा में होती है तो उसे उस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसको उस नाम से बुलाते हैं, रजस, सत्व और तमस। और इन तीनों का थोड़ा अलग अलग गुणधर्म भी होता है जिसे हम समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे होता है। तो इसका बेसिक ज्ञान जो आया हमारे पास, ये गीता में बहुत अच्छा से मेंशन है। तो ये जो 18 अध्याय है गीता में, 6 अध्याय कर्मयोग, 6 अध्याय भक्ति योग और 6 अध्याय ज्ञान योग का है। ज्ञान योग, हाँ। तो ये तीनों भी इसी कर्म में है। तो कर्म योग को मतलब फायर हुआ, मतलब जो एक्शन ओरिएंटेड है उनको कर्मयोगी बोलते हैं। जो ज्ञान की अधिकता जिसमें रहती है, नॉलेज वाले, उनको ज्ञान योगी बोलते हैं। और भक्ति योगी जो भक्ति करते हैं। तो और ये तीनों गुण किसी में बराबर मात्रा में अगर पाया गया तो है आज तक का रिकॉर्ड में ओनली श्री भगवान श्री कृष्ण, उनमें ये तीनों गुण 33.33, 33.33 ऐसे था। तो आप देखिए वो कर्मयोगी भी थे, सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने ही करवाया, महाभारत। और ज्ञान योगी भी थे, सबसे बड़ा मैनुअल हमारे जीवन का कैसे जीवन जीना है, लाइफ मैनेजमेंट का किताब गीता उन्हीं का दिया हुआ है, जो उससे ऊपर आज तक कोई नहीं है।
और रोमांस में भी अल्टीमेट थे, है ना, भक्ति योग में भी अल्टीमेट थे। तो तीनों गुण आज तक और किसी में नहीं है। तो ये टोटल जो प्रकृति के 7 तरह के लोग हैं, उसमें ये एक तरह का एक ही आदमी है अभी तक। बाकी 6 को मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो जो पहली प्रकृति है और उसके पीछे वाली प्रकृति, तो वैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं। जैसे किसी का 60% वाटर है और 30% फायर है, तो वाटर फायर करके बुलाते हैं। उसमें मेनली वाटर वाला अधिकता रहेगा, उसके पीछे फायर वाला गुण रहेगा, तो दोनों मिलके एक प्रकृति बनाते हैं। और इसी तरह 6 प्रकार की प्रकृति हो गई, वाटर फायर, वाटर एयर, फायर वाटर, फायर एयर एंड फिर एयर वाटर एंड एयर फायर। तो ये 6 प्रकार की प्रकृति, यही 6 प्रकार की प्रकृति के लोग हैं पूरे दुनिया में जी। और मूलतः तो 3 प्रकृति हो गई, वाटर एयर फायर, तो जिसको त्रिलोक बोलते हैं। जो आकाश हुआ, पृथ्वी हुआ और ये जो 3 तरह के लोग हैं, तो ये इसी को त्रिलोक बोलते हैं। जो हमारे पृथ्वी पे हम 3 प्रकार के मानव हैं, तो इसी को त्रिलोक कहते हैं। तो ये इस तरह प्रकृति आई गीता के ज्ञान से। तो मैम, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रकृति को कैसे समझते हैं हम लोग और 5 एलिमेंट कैसे कार्य करते हैं। आपके पास कोई आता है कोई समस्या लेके, तो आप कैसे उसका निदान करते हैं, किस प्रकार से? जैसे कि किसी भी घर में तो समस्या होता ही है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जब समस्या एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो लोग वास्तु वाले के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं जी। जो उनके बस से बाहर हो जाता है और उनको जब समझ में नहीं आता है जी। तो जब हमारे पास कोई आता है, महावास्तु के पास आता है, तो हमारा अप्रोच ये तीनों फील्ड को देखते हैं हम लोग, वास्तु को भी, ज्योतिष को भी, और ये जो है प्रकृति, ये भी हम लोग एनालिसिस करते हैं जी। तो वास्तु तो हो गया, उसके घर का नक्शा चाहिए, एक्यूरेट डायरेक्शन चाहिए, उस पर हम लोग काम करके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है जी। दूसरा है ज्योतिष, जो हम ऊपर से लेके आए हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब उसमें रहता है और वो नियति रहता है, उसको तो करना ही है। लेकिन ज्योतिष के कुछ उपाय करके उसको थोड़ा हद तक ठीक किया, हाँ, उसको इंटेंसिटी को कुछ कम कर सकते हैं। और तीसरा है प्रकृति। तो प्रकृति क्या होता है, किसी का भी स्वभाव वो कैसा है उसको जानना बहुत आवश्यक है जी। तो स्वभाव क्या होता है, अपना भाव, प्राकृति, दूसरे, एक आत्मा हुआ, एक हमारा शरीर हुआ, ऊपर से हम एक आत्मा और शरीर में एक स्वभाव आता है। तो स्वभाव जो है वो हमारा वही 5 एलिमेंट्स से मिक्स करके आता है। तो वो कैसा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अलाइनमेंट करते हैं, जब 5 एलिमेंट्स से अलाइनमेंट करते हैं, वही काम हम वास्तु में करते हैं, वही काम ज्योतिष में करते हैं। प्लैनेट्स का भी अपनी एनर्जी होती है, घर की भी एक एनर्जी होती है। तो उस शरीर को, उस स्वभाव को भी अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वयं में जब स्थित होता है जब आदमी, तो स्वस्थ होता है। स्वयं प्लस स्थिति तो स्वस्थ हो जाता है। और जैसे ही उससे थोड़ा सा भटकाव होता है तो उसमें थोड़ी विकृति आ जाती है, वो डिस्टर्ब हो रहता है या उस बेचैन, असंतुलन आता है तो हाँ, समस्याएं आ जाती हैं। तो उसको हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो उसको बातचीत करने से ही हमें पता चल जाता है, उसका कद काठी देख के भी पता चलता है, उसके टेस्ट, उसके बिहेवियर और उसका हॉबी, ये सब का कुछ एक डाटा लेके हम पता करते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है। अगर वो प्रकृति से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ या उसको अगर दुबला रहना है और अगर हेल्दी हो गया है किसी कारण से, तो उसको हम लोग डाइट प्लान देते हैं, या वो जो भी उस प्रकृति के बारे में मैं बताऊंगी तो उससे हम लोग अलाइन करते हैं। अच्छा। तो आगे हम बात करेंगे कि प्रकृति किस प्रकार से वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। दोनों से क्या संबंध है, प्रकृति और वास्तु कैसे संबंधित है? बहुत समस्या लेके जब कोई आया, मान लीजिए एक समस्या कोई लेके आया कि घर में बहुत कलह कलेश होता है, ठीक है। तो कलह कलेश तो सब कोई
का तो बीपी हाई नहीं होगा, या सब कोई का नेचर किसी एक व्यक्ति के वजह से वो हो रहा होगा। तो उस व्यक्ति का जब स्वभाव हम पता करते हैं, प्रकृति पता करते हैं, और उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया है, तो उसको स्वयं में स्थित करना, मतलब स्वस्थ करना हमारा कर्म है। तो उसको प्रकृति को पहचान कर उसको प्रकृति के हिसाब से डाइट देते हैं, उसके प्रकृति के हिसाब से कुछ एक्टिविटी करने को बोलते हैं। तो फिर वो जब करने लगता है तो धीरे धीरे अपने स्वयं में स्थित हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हैं। जी। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपका कपड़ा फीलिंग कैसा अच्छा लगता है, आपको सूंघने के लिए क्या, मतलब 5 सेंसेस का आपको अपने बारे में क्या ज्ञान है, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे जी। कि आपको सूंघने में क्या सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको कौन सी कविता बहुत अच्छी लगती है, कौन से गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आपके लिए कुछ एक प्लेलिस्ट होगा। तो उसको कलेक्ट कीजिए, उसको सुनिए, आपको जो गाना अच्छा लगता है वो सुनिए, आपका जो टेस्ट बर्ड बोलता है कि आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो वो खाइए। तो इससे क्या होता है, अपने आप में अलाइनमेंट आ जाती है। ठीक है ना। तो ये आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को जानना और अपने स्वयं में अपने आपे में स्थित होना, उसी को प्रकृति को बैलेंस करना बोलते हैं जी। तो अच्छा, अगर हम अपनी प्रकृति को जानना चाहें तो अपनी प्रकृति को कैसे जान सकते हैं? जी हाँ, तो पहले तो प्रकृति ये 3 प्रकार की होती है, तीनों का ट्रेड्स आपको बता देते हैं कि कैसे, थोड़ा बहुत बताएं, ये तो बहुत सारा है। तो रजस सबसे पहले लेते हैं रजस को। तो रजस हमारे बॉडी में पित्त है, अग्नि, फायर, ठीक है। इसको इस नाम से भी हम बुला सकते हैं। पित्त त्रिदोष में आ गया, पित्त, वात पित्त, कफ में। इंग्लिश में अगर एलिमेंट में बोलेंगे तो फायर हो गया। और कर्म योगी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कर्म योगी एक्शन ओरिएंटेड होगा, वो बैठ के नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेगा। उसका डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं है, मान लीजिए सुबह देर से उठ रहा है या खाने का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, तो उसको तकलीफ आने लगेगी, ठीक है। तो रजस तरह के व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहना है, टाइम टेबल मेंटेन करना है, कुछ ना कुछ गोल को फिक्स करके रखना है। जैसे ही वो गोल को कंप्लीट करता है तो उसके पहले एक नया गोल तैयार रखना है, नहीं तो उसमें तकलीफ होगी, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री वाला रहता है और ना छोटे मोटे चीज़ से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है उसको देखना आता है। अच्छा, दूरदर्शी होता है, देखता है, मतलब वो कुछ देख के बहुत चीज़ समझ आता है, वो मेमोरी में उसको रहता है, फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत रहती है। अच्छा। मान लीजिए रजस व्यक्ति के पास तमस वाइफ है ना, तो उस घर में वो वाइफ का कंप्लेन क्या रहेगा बताइए? कंप्लेन रहेगा कि वो सुनते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो तो देखने वाला व्यक्ति है ना, वो देखता है, वो देख के समझ गया। अगर वाइफ बोली मैं पार्क गई, वहाँ कुत्ते ने देखा, वहाँ वो मैडम मिली थी, वो उसको सुनाई नहीं देगा। अच्छा। वो अगर टू द पॉइंट बात करती है, मैं पार्क गई थी, गिर गई, ये कुत्ता काटा, तो वो समझ में आ जाएगा। अगर बहुत फैला के, तमस वाले फैला के बात करते हैं, तो अगर वो सुनता ही नहीं। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर जो है ना, एक आंख बंद किया है, एक मुंह बंद किया है, कान बंद किया है, तो इनका आंख खुला हुआ है। अच्छा, कान मुंह बंद है, ये सब बंद है। तो वो भी इसी से रिलेटेड है। हाँ, तो आंख खुला हुआ है, वो देख के बहुत चीज़ समझ आता है। आप उनको वैसे व्यक्ति से उनको बहुत ज़्यादा सही रहेगा जो रिलेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो हेल्प कर सकता है। मतलब रजस तो नेचुरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप में रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में मोदी जी हैं, ठीक है, या कोई एक कंपनी है उसका CEO है, तो टॉप में है। तो उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके नेक्स्ट लेवल के जो लोग हैं, अगर एयर वाले मतलब वायु तत्व वाले सतह वाले लोग रहेंगे तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मतलब उसको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो रजस व्यक्ति के लिए अगर 7 प्रकार की लड़की मिल जाए तो उसका ग्रोथ बहुत हाई होता है, ठीक है।
तो उसको हेल्प करता है। ये एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं और कौन एक दूसरे को, अगर रजस को तमस मिल जाए, तमस मतलब वाटर, तो अग्नि को कौन बुझाता है? पानी तमस वाला, तो वो पटेगा ही नहीं। तो शादी, इसका यूज इस तरह आता है। प्रकृति जब हम लोग देखते हैं तो रजस व्यक्ति को तमस से अवॉइड करना चाहिए, सत्व वालों को लाएगा तो उसका ग्रोथ लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा, दोनों का कला क्लेश भी कम होगा, वो एक दूसरे को समझेंगे। तो इस तरह एक रजस व्यक्ति का, अब कुछ मैं गुण धर्म बताती हूँ जो देख के आदमी पहचान सके। रजस आदमी का व्यक्तित्व, उसका दिल डॉल, कद काठी बहुत ही मीडियम साइज का होता है, बैलेंस रहता है, आँख भी बीच वाला, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, और स्किन नॉर्मल होता है। खाने में उनको बहुत तीता पसंद है, स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है। उनको स्पाइसी खाना खाना भी चाहिए। अगर वो डाइट प्लान के चार्ट के वजह से चले जाएं कि नहीं हमको बॉयल खाना खाना चाहिए और ये, तो उनके लिए विकृति आ जाएगी, है ना, वो फिर खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए रजस वाले व्यक्ति का भी डाइट भी आपको उसके हिसाब से ही तय करना है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, और मिर्च वाले मसाले वाले खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनको अगर सात्विक खाना दे दिया जाए, उबला हुआ खाना या सलाद, ये तो डिस्टर्ब करेगा। तो हर व्यक्तित्व का अलग अलग डाइट, अलग अलग डिसिप्लिन है, उसको फॉलो कीजिए, अपने स्वयं में स्थित होइए और आगे बढ़िए, मतलब ग्रोथ होता है। तो मैम अभी तक आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है, रजस, सत्व और तमस। तो हमारे दर्शकों को पहले रजस प्रकृति वाले के क्या गुण है, कैसा उनका स्वभाव होता है और कैसे वो व्यवहार करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। रजस वाले की व्यक्तित्व का जो देखने से जो पता चलता है वो है आँखें, उसके दांत, उसके स्किन, उसके बाल से देख के ही पता चल सकता है। वो थोड़ा पिंकिश होते हैं, उनका दांत का मसूड़ा भी थोड़ा गुलाबी होता है, स्किन सॉफ्ट होता है और आँखें मीडियम साइज़ की होती हैं, बाल भी सॉफ्ट होता है, और इनका जो खान पान है वो तीता पसंद करते हैं। अच्छा, तीखा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम साइज़ का ही पसंद करते हैं। और ये एग्रेसिव नेचर के होते हैं जी। हमेशा काम, जो व्यक्ति काम नहीं करता है उनको पसंद नहीं आता है। ये अपने काम में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि इनके साथ वाले लोग भी कुछ ना कुछ काम करें, और गोल ओरिएंटेड रहते हैं, कोई ना कोई गोल फिक्स करके काम करते हैं, और जब तक काम नहीं होता है वो उसमें जुटे हुए रहते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे महाभारत के जो हैं अर्जुन जी या दुर्योधन, ये और बहुत क्रिस्पी होते हैं और डिसीजन मेकर होते हैं। जैसे दुर्योधन ने बोला मैं तुम्हें सुई के नोक तक का ज़मीन नहीं दूंगा, डिसीजन मेकर होते हैं जी। है ना। तो इस तरह हमारे परिवार में भी लोग हैं जो घर के फैसलों का डिसाइड करते हैं, वो रजस स्वभाव के होते हैं। तो मैम 3 प्रकृति के बारे में आपने बताया, जिसमें से रजस प्रकृति के बारे में बताया कि वो लोग ऊर्जावान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और आगे बढ़ के काम करना पसंद करते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होती है जी। हाँ। तो अब हम जानेंगे कि जो सत्व प्रकृति के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो कैसा व्यवहार करते हैं। सत्व प्रकृति वाले लोग की बात करते हैं, ये ज्ञान योगी होते हैं, ये नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, ये इनको पढ़ाई लिखाई और नॉलेज गेन करने में बहुत मन लगता है। ये इनका जब बिल्ड की बात करें तो ये बहुत ही दुबले पतले छरहरे बॉडी वाले लोग होते हैं। इनके आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनके बाल भी रफ़ होता है, स्किन भी रफ़ होता है, मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाए बिना इनका काम नहीं चलता है। और अच्छा, ये बैठ के नहीं रह सकते हैं, ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। जैसे एयर प्रकृति है ना, तो एयर जैसे एक जगह रुकता नहीं है, उसी तरह ये लोग भी एक जगह पर बैठ के नहीं रह सकते हैं। ये खाना भी छोटे छोटे मील में खाते हैं, थोड़ा थोड़ा, और इनका बस चले तो घूमते घूमते खाना खाएं, मूवमेंट में रहने वाले। और जितने भी देश के आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स हैं, ये लोग एयर प्रकृति के लोग होते हैं।
ये बहुत निर्दोष टाइप के होते हैं, इनोसेंट टाइप के होते हैं। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। जी। और ये ज्ञान को चारों तरफ से संचय करते हैं और बहुत जल्दी बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन ज्ञान का भंडार रहता है और ज्ञान से ही ये अपना उत्थान करते हैं। जी जी हाँ। और इनको खाने में खट्टा पसंद है। ये खट्टा खूब खाएं, ये मस्त रहेंगे, चलते फिरते रहें, मूवमेंट में रहें। इनको चलने फिरने वाला काम दिया जाए तो बहुत खुश रहेंगे। जी। तो कोई आता है और डिप्रेशन में रहता है तो मैं कहती हूँ कि जाओ 1-2 चक्कर लगा के आ जाओ, तो वो खुश हो जाते हैं। उनका मतलब रेमेडी ही है कि आप उनको चलने वाला काम दे दीजिए, वो खुश हो जाते हैं जब वो प्रॉब्लम लेके आते हैं हमारे पास। तो हाँ। अच्छा। तो ये तो बात हुई हमारे सतव प्रकृति वालों की। तो अगर हम तमस प्रकृति की बात करें तो तमस प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका बर्ताव कैसा होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तमस जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं ना कि तमस मतलब वाटर, हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट वाले की। तो इनमें जैसे नाम से पता चला है कि वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। हमारे विष्णु भगवान क्षीर सागर में बहुत आराम से लेटे हुए हैं। जी जी। ठीक है, स्किन सॉफ्ट पे, अजगर के स्किन सॉफ्ट पे लेटे हुए हैं। तो ये तमस प्रकृति वाले हैं। तो वैसे वाटर वाले लोग आराम से कहीं बैठना पसंद करते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। किसी का भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन में खूब मन लगता है। और सबसे अच्छी बात है ना, ये होल्ड करते हैं, इमोशनल होते हैं। इमोशनल जैसे वो नॉलेज वाले हैं, ये इमोशनल वाले हैं। इनमें इमोशन बहुत रहता है। आप बात अगर आधा घंटा कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। वो बात बात में रोना, बात बात में हंसना, तुरंत रोने वाले, हाँ थोड़ा सा भी कुछ हो। और थोड़ा सा उनका बॉडी भी थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, जो कि अच्छा है, नॉर्मल है, मतलब वो प्रकृति में है। उनका भोजन का भी थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं और आरामदेह रहते हैं, जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये फैमिली को होल्ड करते हैं। अब फैमिली को बांध के रखते हैं, फैमिली के समृद्धि को भी बढ़ाते हैं। ये संग्रहित करते हैं। अगर घर में पैसा आ रहा है या जो भी प्रॉपर्टी है, ये लोग संग्रह करने में बहुत माहिर होते हैं। इकट्ठा करते हैं, घर को संभाल के रखते हैं, परिवार को इकट्ठा करके रखते हैं, अपने समाज से भी मिल के रहते हैं और इमोशनल होते ही हैं। ठीक है ना। इनको मीठा पसंद है। इनको सोने को बोल दिया जाए, बैठने को बोल दिया जाए तो बहुत अच्छा इनको फील होता है। तो ये तीनों प्रकृति को ना, इनके जो गुण धर्म देख के उसके हिसाब से काम दिया जाए तो ये भी खुश रहेंगे और आपका आउटकम भी बहुत अच्छा आएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनको जब चयन किया जाता है, एचआर जब चयन करता है, एचआर वाला काम भी ये तमस वाले बहुत अच्छा से करते हैं। लोगों को पकड़ के, बांध के, होल्ड करके रखते हैं। जी हाँ जी। तो अभी तक हमने बात की तीनों प्रकृति के लोगों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनका जो स्वभाव है, उनका दिलडौल है, उनके बारे में। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। गांधी जी के जो 3 बंदर थे जी, एक देखता था, एक सुन पाता था और एक बोल नहीं पाता। हाँ, तो इसको भी इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। रजस वाले देख सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं और उनका नज़रिया बहुत तेज होता है। ठीक है ना। तो वो कान बंद वाले और मुंह बंद वाले, आँख खुला है। गांधी जी का जो बंदर है वो रजस प्रकृति का है जी। तो उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। उनका आँख भी ना बहुत पेनिट्रेटेड रहता है, शार्प पेनिट्रेट। आप देखेंगे तो लगेगा एकदम आँख में घुस के देख रहे हैं। और दूसरे जो है सतव प्रकृति के लोग जी, ज्ञान योगी, वो छोटे छोटे आँख वाले होते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। तो गांधी जी का जो 3 बंदर है, जो मुंह बंद करके रखा है, वो सतव, नॉलेज पूरा है लेकिन मुंह बंद है, वो ज़रूरत के समय बोलता है और हेसिटेट। उसके पास ऑप्शन बहुत रहता है जी। वो दूसरे को तो नॉलेज दे देता है लेकिन अपने लिए नहीं, वो ऑप्शन ये करें वो करें, वो कंफ्यूज टाइप का व्यक्ति होता है। तीसरा है तमस, जो बोलता है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, वो बोलते जाता है। तो किसी की वाइफ अगर तमस प्रकृति की होगी तो बोलेगी जी, बहुत बोलेगी। वो परिवार को होल्ड करके रखती है, इमोशनल होती है, बहुत अच्छा से घर को ग्रोथ की तरफ ले जाती है। लेकिन वो रजस वाले हस्बैंड को
सुनाई कम देता है तो सुनता कम है, तो उसका जैसे कंप्लेन आता है कि मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं है, मैं बोलते रहती हूँ सुनते नहीं है, और उसके हस्बैंड का कंप्लेन रहेगा कि बहुत बोलती है। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग एनालिसिस करते हैं। जी। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जब आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकृति का है, आपको अगर समझ में आएगा मेरा बेटा ऐसा ही है, ये खाने वाला है, सोने वाला है और इमोशनल है, तो आप बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कि तुम जिम करो, ये करो, कम खाओ, वो उसी प्रकृति है। तो आपका एक्सेप्टेंस आता है तो घर में कलेश कम शांति हो जाती है। जी। तो अभी हमने जाना तीनों प्रकृति के बारे में, सत्व प्रकृति, रजस प्रकृति और तमस प्रकृति के बारे में। हाँ। अगर हमने जान लिया कि हमारी प्रकृति क्या है, तो अगर हम बात करें रजस प्रकृति वालों को, तो रजस प्रकृति वाले अगर अपनी प्रकृति को जान चुके हैं तो फिर उनको किस प्रकार के कार्य में लगना चाहिए तो जिससे उनको ग्रोथ मिलेगा? जी हाँ, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। तो रजस वाले व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, यही ना। तो रजस वाले व्यक्ति जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं, कर्मयोगी होता है, ये टॉप लीडर्स में आते हैं, ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए कि अपना कुछ काम करना चाहिए, या तो टॉप पोजीशन में हो, ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि किसी कंपनी का CEO हो, या लीडरशिप में बहुत अच्छे होते हैं, इनका लीडरशिप स्किल बहुत ही अच्छा होता है, तो नेता वगैरह में भी जा सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल जो स्टार्टअप्स आए हैं स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सफल भी होंगे। तो इस तरह इनको किसी के अंडर में काम ना करके अपना ही कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहिए, जिसमें ये बहुत ही आगे जाएंगे और सफल करेंगे। कुछ गोल को फिक्स करके ही काम करना है इनको, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, किसी के नीचे काम करके ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ना ही ये खुश रह पाएंगे। तो इस तरह रजस वाले को अपना ही काम करना चाहिए। अब बात करते हैं सत्व की। सत्व तत्व वाले को यानी कि ज्ञान योगी, मतलब ज्ञान से रिलेटेड नॉलेज ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो इनको नॉलेज वाले मतलब टीचर्स, प्रोफेसर, टीचिंग लाइन से किसी भी कोचिंग खोल सकते हैं, ये पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद ये पढ़ाने वाला, नॉलेज को संग्रह करने वाला भी काम कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो या किसी भी नॉलेज को संग्रह करके पुस्तक लिख सकते हैं। लिखने में बहुत अच्छे होते हैं कि चूँकि ये बोल नहीं पाए, मैंने बताया ये बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये लिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं। बुक्स लिख सकते हैं, रिसोर्स बना सकते हैं नॉलेज का, और नॉलेज का रिसोर्स को संग्रह भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तमस वाले, मतलब भक्ति योग वाले। तो ये जैसे कि नाम से ही लग रहा है वाटर वाले हैं, इनको खाना पीना बहुत पसंद है, तो खाने पीने के इंडस्ट्री में जा सकते हैं। कुकिंग में भी जैसे संजीव कपूर हैं या कुछ उस तरह का कुछ काम कर सकते हैं, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और संसाधन को संग्रह करने का काम ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी संसाधन हो, जैसे अंबानी जी हैं, वो संसाधन को संग्रह करते हैं और उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इनका डील डॉल भी आप देखिएगा तमस प्रवृत्ति का है, इसीलिए ये बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं। और मोदी जी को देखिएगा कि वो दुबले पतले मीडियम बिल्ड के हैं, तो रजस प्रकृति के हैं, और लीडरशिप में कितना आगे बढ़े हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। योगी जी हैं, मोदी जी हैं। तो अगर आप अपने तत्व के अनुसार काम कीजिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत आगे बढ़ते हैं, आप सेल्फ एक्सेलेंस को पा सकते हैं। तो मैम अभी तक हमने जाना कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है और कैसे कार्य करती है, इसका एक दूसरे से तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब इतनी भागदौड़ होती है जीवन में और हम अपने कार्य में इतना संलिप्त हो गए हैं कि हमको पता नहीं चलता है कैसे इसको क्लासिफाई करें। तो अगर हमको जानना है कि हमारी प्रकृति कैसी है और उसको कैसे ठीक करें और कैसे उस पर कार्य करें, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं और किससे सलाह ले सकते हैं? जी हाँ, ये हमारा वैदिक नॉलेज है, बहुत पुरानी पद्धति है, एक आयुर्वेदिक पद्धति। तो आप किसी भी अपने निकटतम आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, वो आसानी से आपका नब्ज देख के ही बता देंगे कि आपकी प्रकृति क्या है। एक तो ये हुआ, आप उसके अनुसार काम कीजिए। दूसरा है कि गीता पढ़िए, गीता में बहुत अच्छा से मेंशन है। और हमारे गुरु सखा डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का लिखा हुआ एक गीता है, जिसमें वो बहुत ही सरल भाषा में
समझाए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में। और उसके लास्ट में एक सारणी दी हुई है। अगर उस सारणी को आप भरिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, और उस पर आप काम कर सकते हैं। अपनी विकृति को संभाल कर उसको उस पर काम करके आप अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। तीसरा है कि आप याद कीजिए कि आप जब यंग थे, 25-24 साल के जब थे, उस समय आपको क्या पसंद था, क्या खाना अच्छा लगता था, क्या किस तरह की कदकाठी थी। एक उस समय विकृति कम आती है लोगों को। फिर बाद वाले एज में कोई मोटा हो जाता है कुछ न कुछ कारण से, या कुछ पतला होता है, कुछ दांत को ठीक करवा लेता है, तो ओरिजिनल शेप वगैरह नहीं पता चलता है। तो उस समय अब याद कीजिए और उस समय आप बहुत अच्छा से पता है। और तीसरा एक और बात मैं बता रही हूँ, अगर छोटे बच्चे को पता करना है, क्योंकि पहले इसको यूज़ किया जाता था। पहले के लोग अपने घर में ही अपने बच्चे, जब वो चलने लगता था बच्चा, तो एक छोटे से रूम में एक जगह भोजन, एक जगह कुछ शास्त्र, कॉपी किताब, और एक जगह शस्त्र, तीर धनुष या कुछ भी ऐसा शस्त्र रख दिया जाता था और उसको उस रूम में छोड़ दिया जाता था। तो जब वो तीनों में से जो चीज़ उठा लिया, दैट मीन्स वो उसकी प्रकृति है। तो उसी हिसाब से उसको आगे का पाठ्यक्रम करवा जाता था, तो जिसमें वो एक्सेल करता था, बहुत अच्छा करता था। तो ये पहले करते थे। अब तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ये हो गया है, ख़राब हो गया है, और उसको एक माँ बाप का जो मन होता है उस पद्धति में डालते हैं, वो भले वो उस लायक हो या नहीं हो। इधर आपने सुना होगा कोटा में बहुत सारे लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब वही कारण है, फोर्स से जो किया जाता है, फोर्स से किया जाता है, वो बच्चे कर नहीं पाते हैं उनके। तो उस सब को समाप्त करने के लिए इसको यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है जी। इस तरह प्रकृति का यूज़ करके हम अपने लाइफ में बहुत ही संतुलन और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना वास्तु में और हमारी व्यवहारिक जिंदगी में ये जो प्रकृति होती है उसका क्या महत्व है, प्रकृति कैसे समझें, और अगर प्रकृति आप समझ चुके हैं तो उस पर कैसे कार्य करके इससे लाभ ले सकते हैं। इन सब विषयों पे हमने बात की हमारे एक्सपर्ट चंद्रकला जी से। इन्होंने वास्तु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पिछले कुछ एपिसोड्स में दी है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था प्रकृति, क्योंकि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारी जो सृष्टि रची गई है वो पंच तत्व से रचित है, और उसी रचना क्रम में प्रकृति एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं उसका, वो व्यावसायिक हो, सामाजिक हो, और या फिर व्यवहारिक हो। आप अगर उसको समझ जाते हैं तो उसके ग्रोथ करने के चांस बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको आज का हमारा जो एपिसोड है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने प्रकृति के हर क्षेत्र के बारे में बात की। आपकी प्रकृति हो, आपका स्वभाव हो, यह सब डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। अगर आप जान जाते हैं कि मेरी प्रकृति कैसी है तो आप उससे लाभ ले सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे हमने बात की चंद्रकला मैम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सब विषयों पे जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी, थैंक यू। वास्तु प्लस के इस एपिसोड में आज इतना ही हम बात करेंगे। अगले एपिसोड में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।